बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त मसला तो अदलिया की तक़सीम का है और जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि हुकूमत और उसके सरपरस्त बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है, बल्कि उन्हें यकीन है कि अदलिया की तक़सीम होगी तो वो अपने मनसूबे कामयाबी से मंजूर करा सकेंगे। मसलन ये जो मीडिया वाला बिल है, जिसमें हुकूमत खुद ही अदालत बन गई है और हुकूमत खुद ही पुलिस बन गई है, जिसके तहत सहाफ़ियों को वो हुकूमत सज़ा देगी, ना कि अदालत सज़ा देगी। और दूसरे ये हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, सज़ा के ख़िलाफ़ किसी हाई कोर्ट से रजू नहीं किया जा सकेगा, सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में रजू किया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनका ख़्याल है कि वो तो हमारी अपनी हो जाएगी। लेकिन ये अदलिया की तक़सीम पर जो अवामी रद्द-ए-अमल आया और सिविल सोसाइटी का रद्द-ए-अमल आया, वकला का, सहाफ़ियों का, सियासी कारकुनों का, उस रद्द-ए-अमल की रोशनी में ज़्यादा तफ़सील से बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला अदलिया का है और जो कानूनदान या कानून के माहिरीन जो हज़रात हैं वो बोलने में मुहतात हो सकते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा फ़िक्रा बोलना है, कौन सा फ़िक्रा नहीं बोलना। दूसरे लोग जो कानून से इतनी ख़ास वाक़फ़ियत नहीं रखते, उनको मुहतात रहना पड़ता है। चुनांचे ज़्यादा बात किए बगैर सिर्फ़ ये कहूँगा कि हुकूमत और उसके सरपरस्त अगर ये समझ रहे हैं कि अदलिया को तक़सीम करके वो अपना मनसूबा कामयाबी से हमकिनार कर लेंगे और अपने प्लान को आगे बढ़ा देंगे, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। क्योंकि अदलिया की तक़सीम से जो सूरत हाल पैदा होगी वो उनके गले का तोक बन जाएगी, गले का फंदा बन जाएगी और उनके ज़वाल का शाखसाना बन जाएगी। जिस तरह आपने देखा कि जिस अदलिया की साख न रहे, उसके फ़ैसले फिर नाफिज़ नहीं हुआ करते और एक ऐसी फ़ज़ा बन जाती है जिसमें ख़ुद हुकूमत के लिए फिर अपनी रेट मनवाना मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत ने अदलिया की तक़सीम करके अदलिया की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आज आप रद्द-ए-अमल देखें, सोशल मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, अवाम का सियासी कारकुनों का, सहाफ़ियों का, तो उससे जो तस्वीर उभरती है वो मैं उसकी तफ़सील नहीं बता सकता, उसकी तशरीह नहीं कर सकता। आप खुद समझदार हैं और आपके सामने वो तशरीह मौजूद है कि अदलिया की पोजीशन इस वक्त क्या कर दी है हुकूमत ने इस तक़सीम के अमल के ज़रिए। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है कि अदलिया की तक़सीम इतनी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि जैसे माशरे में एक तक़सीम मौजूद है, इसी तरह ये अदलिया में उसी तरह तक़सीम हो। इससे पहले इस तरह की तक़सीम नहीं थी। अदलिया के बारे में अगरचे इख्तिलाफ़ी राय रखने वाले जज हज़रात मौजूद थे, हमेशा मौजूद रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप बंदी और ये तअस्सुर कि फ़लाँ जो है वो हुकूमत का आदमी है और फ़लाँ जो है वो, ये तअस्सुर पहले नहीं था। ये बातें करने वाली नहीं हैं, लेकिन अब हर जगह हो रही हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला मुअत्तल किया उन्होंने, जिसमें फ़ैसला नहीं था, असल में उनका आर्डर था कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ रियासत कर रही है, इमरान की हुकूमत कर रही है, उन सहाफ़ियों को लापता किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने नोटिस लिया था और DGFI समेत मुख्तलिफ़ हुकूमती ओहदेदारों को तलब किया था। वो फ़ैसला मुअत्तल हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जब तक ये केस, क्योंकि अभी तो केस की बारी नहीं आई है, फ़िलहाल ये केस चलना है कि अदालत का अज़ खुद नोटिस का दायरा इख्तियार क्या है। तो जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक हुकूमती इदारों को, हुकूमत को ये खुली छूट मिल गई है कि वो जिस सहाफ़ी को चाहें उठा लें, कोई उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी नहीं हो सकती। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन सहाफ़ियों की दादरसी कर चुकी है और 2-3 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA के इक़दामात और दूसरे रियासती इदारों के इक़दामात को वो मुअत्तल कर चुकी है, उनकी रिहाई का सबब बन चुकी है। तो ये एक अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस एक हाई कोर्ट जो है वो सहाफ़ियों को उठाने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे रही है और उससे जो बालादस्त अदालत है वो उसने इस बारे में चश्मपोशी इख्तियार कर ली है। ये एक अलमियत तो है, लेकिन ये हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बन गया है और बनता जा रहा है और मज़ीद बनेगा। और इसकी वजह से हुकूमत के और हुकूमत के सरपरस्तों के दूसरे प्लान भी ख़तरे में आ सकते हैं, क्योंकि जब राय अम्मा में तनकीद का हुजम बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये मामला चला नहीं करता। ये माज़ी में हमने देखा है और तारीख़ भी यही बताती है। और इस हुकूमत ने अपनी तरफ से जो चालाकी की थी फ़रोग़ नसीम के ज़रिए, उसका नतीजा ये निकला है कि एक मरतबा फिर और माज़ी के मुकाबले में ज़्यादा बड़े पैमाने पर वकला भी मुत्तहद हो गए हैं। कराची का जो लॉयर कन्वेंशन था, उसमें वकला के मुतहारब दलों ने यकजान होकर
ان کی طرف سے باہمی صلح کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یکجان ہو کر متحدہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے جس کی حکومت کو توقع نہیں تھی۔ اور پھر حکومت کا یہ بھی خیال غلط نکلا کہ وہ وکلاء کو خرید کر دو دھڑے بنا دے گی۔ اس نے وکلاء کو خریدنے کی کوشش کی۔ فروغ نسیم خود مختلف بارز کے عہدیداروں کو بلا کر کہتا رہا کہ یہ پیسے لو اور ہمارا ساتھ دو، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے حق میں بولنے والے وکیلوں کو بار میں جگہ نہیں ملتی، منہ دکھانے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہے اور وہ خاموشی سے ایک مائنارٹی میں چلے گئے، اور اکثریت جو ہے وکلاء کی پورے پاکستان کی، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی اور پاکستان بار اور ملتان کی بار ہے، سکھر کی بار ہے، یہ سب بار ایسوسیشنیں اس نقطے پر متحد ہو گئی ہیں۔ اور صرف بار ہی نہیں بلکہ سول سوسائٹی بھی مشرف کے دور کے بعد پھر پہلی مرتبہ ہمیں حرکت میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور تیسری طرف صحافی ہیں، صحافیوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے ایک جعلی جھوٹا بیان دیا کہ پریس کلبز کی اکثریت نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور اس قانون کی حمایت کی ہے، اور پریس کلبز کے عہدیداروں نے اسی دن ہی تردید کر کے وزیر موصوف کا منہ کالا کر دیا۔ اس کے بعد وزیر موصوف نے دوبارہ یہ بات نہیں کہی کہ پریس کلبز کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، پریس کلب تمام کے تمام اس قانون کے خلاف متحد ہیں۔ تو یہ ایک ٹرائیکا وجود میں آ گئی ہے، صحافی، سول سوسائٹی اور وکلاء، اور ان کے جو انداز ہیں، جو اطوار ہیں، وہ اگریشن کی طرف مائل ہے، یعنی وہ مزاحمت کریں گے اگریسو قسم کی، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اس معاملے کا مقابلہ، اس حکومتی پلان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ بات حکومت کے لیے شاکنگ ہے اور وہ پریشان ہے، کیونکہ اس کے جو تخمینے تھے، جو وزیر اطلاعات اور وزیر قانون جو الطاف حسین کا بالکا ہے، انہوں نے جو تصویر پیش کی تھی عمران خان کے سامنے، عملی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے اور ان کے اندازوں کے خلاف ہے، اور اتنی مزاحمت کی انہیں توقع نہیں تھی۔ اگرچہ پریس میں، خاص طور پر پرنٹ میڈیا میں ان کی خبریں نہیں آنے دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود جو رد عمل ہے اس کی گونج ایوان حکومت تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے سرپرستوں کو بھی اندازہ ہے کہ رد عمل کس طرح کا ہے۔ ایک طرف یہ ٹرائیکا کا اتحاد وجود میں آ گیا جو بہت بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف کے آخری زمانے میں جو تحریک چلی تھی سول سوسائٹی کی اور عدلیہ کے لیے وکلاء کی، موجودہ جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ ان کا حجم جو ہے وہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اور تیسری طرف ناظرین، متحدہ اپوزیشن جو دو بڑی پارٹیوں کے بغیر ہی قائم ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بہت بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے۔ کراچی کے جلسے کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے، کیونکہ حکومت کے پاس عدالتی پلان جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، تو اس کے پاس اب لاٹھی اور ڈنڈے کا پلان ہے، وہ کس حد تک نافذ کرتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت نے لاٹھی اور گولی سے کسی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی ہے تو وہ تحریک کامیاب ہوئی ہے اور حکومت کی چھٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تو سیاسی منظرنامہ جس کی تصویر دن بدن تیز اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تو آخر میں ایک تو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کرونا سے نجات پانے کے لیے $3.25 ارب کا قرضہ دیا ہے۔ یہ کئی 5 کھرب کے قریب رقم بنتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اور خوش قسمتی کا موقع ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو 18 ارب روپے ملے تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی نے ہڑپ کر لی، 1 روپیہ بھی وہ کرونا کے مریضوں تک نہیں پہنچا۔ اور اب یہ آئی ایم ایف نے خیر سے پھر $3.25 ارب کا ایک تحفہ، قرضہ ہے تو قرضہ یہ دیا ہے ان کو، اور یہ بھی وہ سارے کا سارا ہڑپ کر جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اصول طے کر لیا ہے کہ جو باہر سے قرضہ آئے گا، جتنی قسطیں واپس کرنی ہے ہم نے وہ تو ہمیں نہیں کرنی ہے، لیکن باقی سارے کا سارا ہم نے کھا جانا ہے، ہڑپ کر جانا ہے۔ کسی سرکاری ادارے کو 1 روپیہ بھی نہیں جاتا، یہ سارے کا سارا خرد برد کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ رقم بھی ہمارے اس قوم کے کندھوں پر ایک نیا بوجھ ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ خرچ نہیں ہوگی کسی ایسے منصوبے پر جو بعد میں پے کرے، بلکہ یہ پی ٹی آئی والوں کی جیبیں بھرے گی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، جن کے کندھوں پر پہلے ہی پہاڑ جتنا قرضہ لاد دیا گیا ہے اور اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آخر میں 2-3 سطریں افغانستان کے بارے میں۔ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بغلان صوبے میں جو بغاوت ہوئی تھی وہ تو گولی چلائے بغیر ہی ختم کر دی گئی ہے۔ بعض علاقوں پر، 2 ضلعوں پر مزاحمتی تحریک نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے وہاں جھنڈے بھی لہرائے تھے اور کچھ چوکیوں پر
और उनके सिपाही जो थे, जो फौजी थे, वो तैनात भी कर दिए गए थे। लेकिन जब तालिबान की फ़ौज उनकी तरफ बढ़ी तो वो लोग गायब हो गए और इन ज़िलों पर अब तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। अब तालिबान के लिए वाहिद चैलेंज पंजशेर की वादी है, जहां अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और साबिक हुकूमत का अमरुल्लाह साले मिलकर और कुछ उनको अज़बक मिलिशिया के भी कुछ बचे कुछ दस्तों की हिमायत हासिल है, वो एक चैलेंज बन गए हैं। और अगरचे ये दावा ये किया जा रहा है कि अमरुल्लाह के पास और इनके पास अहमद मसूद के पास 10,000 से ज़्यादा की फ़ौज मौजूद है जो पंजशेर का दिफा करेगी, लेकिन अभी तक किसी भी ज़रिए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वाकई इनके पास 10,000 फ़ौजी हैं। वहाँ से जो तस्वीरें और वीडियोज़ आ रही हैं उनमें ये तादाद नज़र नहीं आती। किसी भी जगह उनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के फ़ौजी नज़र नहीं आए। कुछ फ़ौजी सैकड़ों में होंगे या शायद 2-3 हज़ार हो, लेकिन 10,000 वाली बात मुबालगे की लगती है। और तालिबान का जो पहला दस्ता पंजशेर में दाखिल हुआ था, उसकी खबर तो आपको मिल गई कि उसकी तादाद 300 थी और मसूद के हामियों ने दावा किया कि वो हमने तमाम के तमाम मार दिए। तालिबान ने इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि मसूद ग्रुप का ये दावा दुरुस्त है, वरना तालिबान तरदीद करते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पंजशेर की जो आउटर चौकियाँ, जिन पर पहले सोवियत यूनियन कब्ज़ा नहीं कर सका था और ख़ुद तालिबान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे, जब पिछली मरतबा तालिबान ने तकरीबन पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया था, तो इस मरतबा बैरूनी जो लाइन है उसके साथ साथ जो 3-4 इलाके हैं फ़ौजी नौइयत के, वो तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। लेकिन जो ख़ास वादी पंजशेर है, उसमें दाखिले के लिए अभी उनको हुक्म का इंतज़ार है। फ़ौज वहाँ तालिबान की कोई 6 या 7 हज़ार के करीब फ़ौज पंजशेर के दरवाज़ों पर बैठी है और जैसे ही वो हुक्म मिलेगा वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सख्त लड़ाई होगी और फिर देखना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि अहमद मसूद का दावा कितना दुरुस्त है, अमरुल्लाह साले का दावा कितना दुरुस्त है और तालिबान की स्ट्रेंथ कितनी है। खून रेज़े तो होगी। अभी अभी जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये तालिबान की तरफ से ख़बर कुछ इस तरह की आ रही है कि वो आखिरी मरतबा इनको मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। तो अगर ये पेशकश भी मुस्तरद कर दी गई तो फिर तालिबान वादी के अंदर दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा, ज़ाहिर है दोनों फ़रीक़ों को नुकसान तो होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है इस मरतबा जो हालात हैं वो ये हैं कि पंजशेर अहमद शाह मसूद की पार्टी के कब्ज़े में नहीं रह सकेगा। नाज़रीन, इसी पर आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ, तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।